स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मैंने आज इनवाइट किया है अमानत अली को। एक सिंगर है, आप जानते हैं, उन्होंने एक गाना गाया था, एक कंपटीशन जीता था और वो स्टार बन गए थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उसके पीछे 5 साल की उम्र से रियाजत थी क्लासिकल की। आज मैंने बुलाया, बहुत सारी बातें करूँगी और ये भी पूछूंगी कि जब वो स्टार बने तो क्या वो बिगड़ गए। आइए मिलते हैं अमानत से। थैंक यू अमानत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नो मुझे पता कब से मैं चाह रही थी, मगर पता चला पता नहीं कहाँ कहाँ कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, कहीं बस वो चल रही हैं, कुछ कैंपेन्स चल रही हैं, कैंपेन चल रही। एंड ट्रस्ट मी, मैं खुद इतना एक्साइटेड था कि आपसे मुलाकात हो रही है पता काफ़ी अर्से बाद। हाँ, बहुत दिनों बाद। मैं हमेशा वंडर करती थी कि जब इंसान स्टार बन जाता है अचानक अचानक तो सब कुछ बदल जाता है, बेशक बेशक इंसान भी बदल जाता है। सब चेंज हो जाता है, ओवरनाइट। अच्छा, फेम भी हाँ, फेम की भी किस्में हैं कुछ। आप तो माशाल्लाह एक डेकेड्स से आप नहीं, देख हमने तो रही बड़ी हैं मेहनत शोहरत, की है ना, धीरे माशाल्लाह। धीरे धीरे। कुछ शोहरत होती हैं जो ग्रेजुअली विद मेहनत आपको मिलती हैं। एक होती है ओवरनाइट फेम। तुम्हारी ओवरनाइट है? ओवरनाइट भी नहीं है, ओवरनाइट जो मेरे ख्याल से जितनी ओवरनाइट स्पीड से नहीं है? नहीं, मुझे 1 साल लग गया था ना उसमें। सारेगामा में जब मैं इंडिया में था हाँ, तो स्टार्ट में बड़े मैंने वहाँ पे समझ लें बड़े मुश्किल टाइम भी मैंने देखे हैं इंडिया में। और अच्छा, ये मायूसी भी देखी थी कि बहुत शायद ज़्यादा, मैं नहीं कर बहुत सकूंगा, ना बहुत पहुंच ज़्यादा, सकूंगा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि तो फिर क्या चीज़ चलाती रही कि नहीं, लगे रहो, करते रहो? जज्बा था। और जो पाकिस्तान से हमें जो फीडबैक आता था लोगों का, हाँ, और हमें मैसेजेस आते थे थ्रू सोशल मीडिया और हमारे फ़ोन पे कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये भी एक जंग थी, और फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये जंग जो थी ये हथियारों से, गन्स से नहीं लड़ी जा रही थी, सुरों से ये लड़ी, मौसीकी की जंग थी, सुरों से लड़ी जा सुरों रही। से लड़ी जा रही थी। और जिस तरह से एलिमिनेशंस होती रहीं, जब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंचा हूँ, आई वाज द ओनली सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान जो कि ग्रैंड फाइनल में पहुंचा था, और 2 सिंगर्स इंडिया के थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जब भी आमने सामने आते हैं, वो चाहे क्रिकेट हो, चाहे हाँ, म्यूज़िक हो, हाँ, कुछ भी हो, तो बिल्कुल, जज्बात हमारी बिल्कुल। कौम के और होते हैं। तो वो एक चीज़ थी, एक जज्बा था कि अब मैं एक म्यूज़िकल फ़ौजी हूँ अपने मुल्क का। तो ये जंग है, इसको बस अपने मुल्क का नाम रोशन करके जाना है। बेहतरीन, द तो बेस्ट। ये चीज़ें थी हाँ, जो हमें आगे लेके जाती रहीं। ऐसी क्या बात थी अब्बू की या अम्मी की जो गूंजती थी दिमाग में? असल में मुझे म्यूज़िक जो सीखा है मैंने, हाँ, ट्रेनिंग मेरे पापा ने और मेरे ताया अब्बू से मैंने ली है। किस उम्र से? सिंस आई वाज 5। रियली? यस, कितने बहन भाई हो? 5। आई एम द एल्डेस्ट वन। सबसे बड़े हो तो सबसे बहुत जिम्मेदार हो। और फिर बहनें हैं क्या? 2 भाई हैं छोटे, और बीच उसके में बहन? बाद 2 बहनें। अच्छा, पहले भाई है फिर 2 बहनें हैं। जी, ओह, तो बहनें तो बहुत लाडली होंगी। बहुत लाडली है माशाल्लाह। वो मेरे घर का माहौल ना थोड़ा डिफरेंट है। लोग समझते हैं कि मैं सिंगर हूँ, एक आई एम अ शोबिज़ पर्सन, सो माहौल थोड़ा सा डिफरेंट अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन आपको अगर बताऊँगा तो यू वोंट बिलीव, मेरी जो सिस्टर्स हैं वो आलिमा बन रही हैं, और अभी माशाल्लाह स्टडी उनकी चल रही है। तो अम्मी माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज, और सारा डिफरेंट घर का माहौल है। तो मैं वही बता रहा था कि म्यूज़िक सीखा मैंने अपने बाबा से है, लेकिन जो रूहानी सपोर्ट जो मुझे, स्पिरिचुअल सपोर्ट जो था, दुआएं और जो मुझे इनकरेज जो किया है वो मेरी अम्मी ने, उन्होंने इनकरेज किया है कि कुछ करना है लाइफ में, दुआएं और ये वो सारा। पहला दिन याद है जब बिठाया गया था? वो का कोई रिचुअल अच्छा, है? फर्स्ट डे मुझे याद नहीं है। कोई सेरेमनी होती है जब बिठाया जाता है बच्चे को? नहीं, जब शागिर्द किया जाता है ना हाँ, किसी जब को, ये म्यूज़िकल घरानों की एक चीज़ है जो आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन है। हाँ, जब किसी को शागिर्द करते हैं तो उसका एक प्रॉपर इवेंट रखा जाता है। वी इनवाइट फैमिलीज़, इनवाइट पीपल, लाइक उस्ताद जो बड़े बड़े घरानों के हैं। तो उसमें फिर एक पंजाबी में और उर्दू में कहा जाता है गंडा बंद हाँ, शागिर्द, हाँ, बिल्कुल। गंडा बंद। हाँ, तो वो एक हाथ में एक चीज़ धागा बांधी बांधा जाती है, जाता है। धागा बांधते हैं।
और प्रेजेंट्स दिए जाते हैं, उस्ताद गिफ्ट्स को। दिए जाते हैं एक दूसरे को, उस्ताद को नज़रें की जाती हैं, और बाकी जितने सीनियर्स वहाँ पे होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ तोहफे में देना होता है। सो ये एक ट्रेडिशन है जिसको सदियों से चली आ रही है। लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है, बिकॉज़ हमारे घर का माहौल ऐसा था कि ताया अब्बू और पापा, उनका किसी ट्रेडिशन या फॉर्मली शागिर्द होने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज़ घर का ही एक माहौल था। तो मुझे याद नहीं है बिकॉज़ आई वाज टू यंग, लेकिन मैंने सुना है कि पहली मेमोरी क्या है जो कोई याद है कोई कि क्या महफिल हो रही थी उसको सुना था? अच्छा, एक पहली तो नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो आई विल ऑलवेज चेरिश। हाँ मैंने उस्ताद नुसरत अली खान साहब के सामने परफॉर्म किया था। है। तो किस उम्र में? आई वाज 8 years old आई थिंक, या मेरे ख्याल 9 साल की एज होगी। पापा भी थे, ताया अब्बू भी, बिकॉज हम सब फैसलाबाद से हैं हाँ ना, हाँ तो वो फैमिली टर्म्स हैं पुरानी, मिलना जुलना होता रहता था उनसे। तो आज भी मैं याद करता हूँ, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था मुझे, और 500 रुपये मुझे दिए थे उन्होंने, एक इनाम रिवॉर्ड के तौर पे। वो मेरे पास पड़े हैं आज भी। पैसे संभाल के उनको फ्रेम करा लिया है। वो जिस बंदे ने दिए हैं, मैं हाँ, तो हमेशा दिल के साथ लगा हाँ के रखूंगा। है ना, फ्रेम करा लिया है। पहली बात क्या सिखाई थी तुम्हें? हाँ, पहला जो मुझे आज भी क्लियरली याद नहीं है, बट सुना है कि पापा ने जब खेलते हैं बच्चे के साथ, तो मैं बैठा हुआ था उनके साथ, तो मुझे अलाप करवाया उन्होंने पहला तो उसमें आई वॉज 5 years old आई थिंक, 4 या 5 साल की एज। उनको कैसे पता चला था कि तुम्हारे में गुण है? अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो मिरास में मिलती है ना, जो स्पेशली घरानों के जो लोग हैं, अब देखें हाँ, कि बचपन से कान में सुनते हैं ना, हमारी ये पैदा होते ही सुर। 5th जनरेशन है मेरे ख़ानदान में, हाँ जिसका हमें पता है कि म्यूज़िक करते आ रहे हैं। उससे पहले तो शायद हमारे इल्म में नहीं है। मेरे परदादा मलंग ख़ान, फिर मेरे दादा मोहम्मद सादिक, मोहम्मद इकबाल, वो बड़े बहुत फेमस, बहुत बड़े नाम उस फोक म्यूज़िक जो 70s 80s का जो था उसमें। बल्कि हमें अब पापा बताते हैं कि आपके साथ भी उन्होंने काम किया है, साथ नहीं, मतलब पीटीवी में एक हॉल में आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती थी, तो एक हॉल में मेरे दादाजी की। अच्छा। तो एक सेरा भी बहुत फेमस है, बाऊजी फिल्म थी एक, नन्ना मोटा साहब की, इजाज साहब की फिल्म थी। हाँ उसमें सेरा था, तेरे सेरे नू सजाया लाके फुल कलियां, औंदियां नसीबा ना ले घड़ियां। तो वो मेरे दादाजी ने गाया हुआ था, और मेरे दादाजी और ताया जी ने। और फिर दादा के बाद मेरे पापा, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सज़ा मिल रही है, सुपरहिट गज़ल। फिर मेरे ताया, उन्होंने कोई 200 सॉन्ग्स गाए हैं नूरजहाँ जी के साथ, मेहदी हसन जी के साथ, पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री। तो वो माशाल्लाह नोहा ख़ान भी हैं बहुत बड़े, अपनी वो फील्ड में ही इज़ अ वेरी बिग नेम, हसन सादिक साहब। और उसके बाद मैं चौथी पीढ़ी हूँ जो हम ये लेके चल रहे हैं। तो जब इस तरह मिरास में एक चीज़ मिलती है तो वो ब्लड में आ जाता है आपके। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो ख़ानदानों में जो बच्चे होते हैं, 30 to 40% उनको, या प्रॉब्ली 50% भी कहा जा सकता है, वो ब्लड में मिलता ही है। और अगर बेटियों की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत हो तो? बेटियों की आवाज़, हाँ, हमारे है माशाल्लाह, लेकिन हम बहनों की करते है? हैं, या बहनें, वो नात और कसीदा और सोज़ो सलाम, वो नोहा वो पढ़ती हैं, लेकिन घर की हद तक हम सुनते हैं माशाल्लाह। वो बहुत सुरीली हैं, बिकॉज उनके ब्लड में उनको मिला हुआ है। तो अभी मेरी जो बेटी है, आई हैव अ डॉटर एज वेल, तो शी इज़ 1 year। तो अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो अभी 1 साल की क्या एज होती है, लेकिन मेरे पास बैठी भी कर रही होती है। बीइंग फैसलाबादी, मैं एक बहुत बड़ा जुगतबाज भी हूँ और बड़ा शरारती इंसान भी हूँ। अच्छा, बचपन में क्या ज़्यादा अच्छा लगता था गाना? कोई ऐसी थी बंदिश जो तुम्हारा दिल करता था तुम बार बार गाते रहो? बार बार जब सीख रहे थे ये सब?
क्लासिकल अस्थाइयाँ थी जो हमें सिखाई गई थी। हाँ, मुझे सुनाओ ना। क्लासिकल। हाँ, मुझे सुनना है, मुझे उस माहौल में जाना है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब ये भी देखना होगा कि ये वक्त किस राग का है। अच्छा, ये भी मज़ेदार चीज़ आपको मैं अच्छा। एक नॉलेज में आपके एक एडिशन करता हूँ कि सुर जो राग है ना, हाँ। राग की टाइमिंग भी होती है। दिन के राग और हैं, शाम के राग और दोपहर के राग और हाँ। हैं, शाम के राग और हैं, रात के राग और हैं। जैसे एमन एक राग है, और एमन में आपने बड़ी मशहूर गज़लें आपने सुनी हैं, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, ये एमन है, और ये एमन रात का राग है। गानों वानों में चलता है, लेकिन जब हम क्लासिकल गाते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो रूहानियत का एक सिलसिला है, तो वो राग जिस टाइम पे होता है ना, उसी पे गाना चाहिए। अच्छा। एक राग, एक अस्थाई मैं सुनाता हूँ आपको। ये मारवा राग है, राग मारवा इसको कहते हैं। ये शाम का राग है, इसमें भी औलिया इकराम के नाम है। ख्वाजा मुईनुद्दीन के दरबार, ख्वाजा मुईनुद्दीन के दरबार, दुख दूर करो मोरे ख्वाजा, आज मेरी हिंद के वली अताए रसूल, ख्वाजा मुईनुद्दीन के दरबार, ख्वाजा सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो मौसम ऐसा है, जब ये इतना तुम जाते हो और नजराना पेश करते हो, फिर जब कुछ और गाना पड़ता है तो फिर कैसा फील होता होगा? उस वक्त हम है ना? अपनी रियाज की उस ट्रांस से निकल चुके होते हैं। हाँ, है ना? कि घर में तो मैंने ये सब कुछ लेकर मैं आया हूँ, और फिर उन्होंने कहा है कि बस ये गा दीजिए, है ना? इसमें अच्छा, ये अब मेहदी हसन साहब, हाँ, माशाल्लाह कितना बड़ा नाम है हमारा। रियाज वो भी इन्हीं चीज़ों का करते थे, बट जब वो स्टूडियो में आते थे तो फिल्मी गाने उनको गाने पड़ते थे, उनको गज़लें गाने पड़ती थी। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो नरमी है ना, काम में जाने के लिए, ये किस तरह सिखाई थी कि आदमी जो है वो फंस ना जाए, और जैसे भी हो, जो भी सुर हो, जैसा भी गाना हो आप गाएं? अच्छा, इट डिपेंड्स के वो कैसे अब्बू ने समझाया था आपको रियाज कराने। ये डिपेंड करता है उस्ताद पे, ठीक है ना। ये बात सुनी है मैंने कि सीखना जितना मुश्किल है, उससे 10 गुना ज़्यादा मुश्किल सिखाना होता है। अब देखें, मैं कितना अच्छा, लोग कहते हैं यार आप बड़े अच्छे सिंगर हैं, कोई भी कितना अच्छा भी सिंगर हो, गा तो लेते हैं, बट ये देखना है कि जब वो सिखाते हैं उनमें वो एबिलिटी है कि वो सिखा किस तरह सकते हैं, अपनी चीज़ कन्वे किस तरह कर सकते हैं कि अगले को समझ आए स्टूडेंट को। तो हमारे जब हमें सिखाया गया तो उसमें मुझे याद है कि हम बेड पे बैठ के रियाज़ कराया जाता था अभी। तो ताया अब्बू ये कहते थे कि आप ये मत सोचें कि आप इस वक्त एक रूम में, एक बेडरूम में आप हमारे साथ बैठे हुए रियाज़ कर रहे हैं। आप रियाज़ यहाँ कर रहे हैं, लेकिन सोचना आपने ये है कि आपने इस टेक्निक से गाना है कि ये सोच कर गाना है कि आप फिल्मी माइक पे गा रहे हैं। तो वो माइक पे आप भी देखा है आपने, आप डबिंग भी करते हैं, वॉइस ओवर भी करते हैं, तो वो माइक कितना सेंसिटिव है,
उसमें ये भी इस चीज़ की भी आवाज़ लाउड आती है उसमें। सो हमें सिखाया गया था कि रियाज ये सोच के करना है कि आप उस माइक पे गा रहे हैं, ताकि आपको उसकी सेंसिटिविटी का और उसकी चीज़ का पता हो कि आपने फे हाँ, फे हे वाले सांस वर्ड्स, लेना और धड़कन, बिल्कुल, मतलब ये जो मैंने सांस लिया है, हाँ, तो सांस की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो ये इस तरह से हमें ये सारी रियाज कराया टेक्निक गया। भी साथ साथ समझाते टेक्निक, जाते हैं अच्छा ना। ये सब उस्ताद नहीं समझाते। हाँ, हमें इसलिए समझाई गई कि मेरे ताया अब्बू ने 25 साल उन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में गुजारे थे। उस्ताद मास्टर अब्दुल्ला साहब, बहुत बड़ा नाम। शरीफ बदमाश एक मूवी थी सुल्तान रईस साहब की, सुपरहिट। ऐसी उनकी काउंटलेस मूवीज़ हैं। मास्टर अब्दुल्ला साहब एज अ म्यूज़िक कंपोज़र, तो मेरे पापा और ताया अब्बू उनके शागिर्द हैं। अच्छा, सो हमें ये माइक की सेंसिटिविटी, ये टेक्निकल चीज़ें, वर्ड एंड एवरीथिंग, और फिर अपने आप को अडेप्ट करना। या प्रोनाउंसिएशन, हाँ, ये हमें इसलिए सिखाई गई कि हमारे बड़ों ने फिल्म इंडस्ट्री की मार खाई हुई है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री, आप खुद इस फील्ड से हैं, ये बड़ी बारीक, इसमें जो म्यूज़िक प्लेबैक जो सिंगिंग है ना, ये बड़ी बारीक चीज़ है कि वर्ड फटना नहीं चाहिए। वो माइक बड़ा सेंसिटिव है ना। हाँ, और प्रोनाउंसिएशन, आकार, क्या बस कुछ लोग कहते हैं मेरा है, ये अब है ना, कुछ लोग मेरा है को हे, और हे नहीं कहना, ये आकार है। ये आकार भी सिखाए जाते हैं, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। आकार, प्रोनाउंसिएशन, फे, धड़कन, ये चीज़ें माइक पे फटनी नहीं चाहिए। तो हमारे लिए तो समीना जी, हम लकी हैं कि इस दौर में हम पैदा हुए हैं कि हमारे स्टूडियोज़ में हमारे पास 100 रीटेक्स का मार्जिन है। हम एक गाना 6 दिन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक लाइन करके लोग डब करते हैं। हम एक गाना महीने में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप उस टाइम पे जाएं, सब कुछ लाइव था, 200-300 म्यूजिशियंस खड़े होते थे। हाँ, एक ही वक्त में। नूर जहाँ जी जैसे लोग और मेहदी हसन साहब के, उन्हीं 200 म्यूजिशियंस में सिंगर भी खड़े हुए हैं साथ, और सब ने वन टेक गाना है। और उन 200 में या सिंगर में किसी एक ने मिस्टेक कर दी, एक नोट मिस हो गया ना, तो सारी टेक दोबारा से। तो ये कितना मुश्किल। तो ये सारी जब चीज़ें सीख रहे थे, ये इतना मुश्किल काम जो कि गायकी सीखना है और साथ में टेक्निकल भी सीखना है, तो बच्चा कहाँ था? वो क्या कर रहा था? जो एक खलंदड़ा बच्चा होता है, जो अच्छा, ये शरारत करना चाहता है, जो बड़ा मज़ेदार आपने क्वेश्चन किया। अच्छा, मैं एक चीज़ का बड़ा मज़ा ले रहा हूँ। इंटरव्यूज़ तो आप भी रोज़ करते होंगे, हम भी करते हैं बीइंग आर्टिस्ट, लेकिन आपसे जो सवाल मुझे आ रहे हैं ना, वो इतने मज़ेदार हैं और बड़े अनयूजुअल क्वेश्चंस हैं। वो एक जो चलते हैं ना, वो हर इंटरव्यूअर को एक आदत होती है, यार अच्छा आप कहाँ से हैं, करियर कब स्टार्ट किया, कौन सा रंग पसंद है, वो बातें आप नहीं करनी। इतने मज़ेदार सवाल आ रहे हैं कि मुझे, मैं सोच रही हूँ ना कि एक सीरियसनेस है ना, एक माहौल है, तो एक बच्चा है ना, बच्चे तो थे ना भाई, 5 साल का है, फिर वो 7, 8, 9, 10 साल, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। खलंदरा भी तो है ना, वो शरारत भी करना चाहता है। अपना बचपन और जो टीनेज जो एक होती है, तो मेरी लाइफ एक ऐसी है कि मैं बहुत कम टाइम इंजॉय कर सका हूँ, क्योंकि इसमें रियाज भी, अब ये जिस एज की बात हो रही है, इसमें रियाज तो करवाया गया, नो डाउट टाइम मिलता था, बचपन, फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, बट रियाज लाइक 15-16 साल की एज तक रियाज हुआ, साथ पढ़ाई की, और 17-18 ये 2 साल मेरे फ्री, इसमें भी मेरी स्ट्रगल थी। मैं कॉन्सर्ट्स करता था पाकिस्तान, फैसलाबाद लोकल लेवल पे, स्कूल की तरफ से कॉम्पिटिशन्स लड़ता था। तो 19 में व्हेन आई वाज 19, तब मैं सारेगामापा में गया था, ठीक है, इंडिया में। 19 से मेरी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी, वर्ल्ड टूर्स, और वो ऐसी लाइफ बिजी रही कि आज भी अभी भी टाइम नहीं मिलता। तो वो जो 5 से 10 साल थे, नहीं, मुझे एक्चुअली 2 साल मिले, सिर्फ 2 साल अगर देखा शरारत जाए तो 15-16 साल तक तो रियाज कराया गया। सो 19 साल में करियर स्टार्ट हो गया, 17-18, तो देखा जाए तो ये 2 साल मुझे फ्री मिले हैं। तो 19 साल के बाद से तो शरारत कब की? कोई शरारतें तो मैं अभी भी करता है।
तो शरारत क्या करते थे? कजन्स आपस में मिलके क्या करते थे? क्या 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 क्रिकेट खेलते थे? ये सवाल आप नहीं पूछिए। क्यों? अरे फैसलाबाद, ये आपने सुना भी होगा, फैसलाबाद फैसलाबाद 2-3 चीज़ों से पहचाना जाता है। हाँ, एक उसमें कपड़े का बहुत सीन बिल्कुल है, है, ठीक है, बहुत, इंडस्ट्री हाँ। वहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी है। और दूसरा सुर बहुत है, नुसरत बिल्कुल, फतेह अली खान बिल्कुल, साहब बिल्कुल। और राहत भाई, मेरा सारा खानदान, हाँ। और बड़े 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 नाम। और तीसरी चीज़ है जुगते। हाँ। और बिल्कुल, जुगत एक ऐसी चीज़ है, इसमें शरारत भी आ जाती है। बिल्कुल। सो बीइंग फैसलाबादी, मैं एक बहुत बड़ा जुगतबाज भी हूँ और बड़ा शरारती इंसान भी अच्छा। हूँ एट द सेम टाइम। हाँ, तो शरारतें तो आज भी हमारी लाइफ में डेली अच्छा। चलती रहती हैं। एक वर्ड है चेज़ा, हाँ, तो शायद आपने सुना जी होगा। बिल्कुल आपने सुना। तो चेज़ेबाजी तो बचपन। अच्छा, मैं एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार बताता हूँ। मैं म्यूज़िक के साथ साथ ना फैसलाबाद, वो देखे ना, वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है। तो फैसलाबाद का माहौल ऐसा था। फिर मेरी फैमिली, मेरे पापा बड़े उनका बड़ा बेस्ट ह्यूमर है, तो ये भी चीज़ पापा से मिली है। तो एक चीज़ मैंने अडॉप्ट कर ली थी जो कि बड़ी ख़तरनाक हो सकती थी मेरे लिए। मैं बड़ा चेज़ेबाज हो गया हुआ था, शरारतें, लाइक कैरेक्टर कोई ढूंढना, लाइक कोई कैरेक्टर मिल गया ना जिस पे हमें मार्जिन मिल गया कि इसको जुगते भी मार सकते हैं, इसका चेज़ा भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं उस चीज़ में बड़ा फ्रेंड्स के साथ मिलके, कजिन्स के साथ मिलके, मैं जिस तरह म्यूज़िक में बढ़ रहा था ना उसी तरह मैं इस चीज़ में भी पढ़ रहा था। अम्मी मुझे मारती थी इस बात पे हमेशा। ये अम्मी हमेशा ये कहती थी, बेटा जब आप किसी का चेज़ा जब आप बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, ये चीज़ें बाद में आपके सामने भी आती हैं। अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो ये लोगों का जो चेज़ा करते हैं ना, इसको छोड़ दो। तो बड़े एक परफेक्ट टाइम पे अम्मी ने मुझसे वो एक आदत छुड़वा दी थी। शुक्र मैं आज करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपकी कामयाबी में भी बड़े प्रॉब्लम्स आते ऐसी हैं। कोई की थी बहुत ही खतरनाक किस्म का चीज़ा लिया था? बड़े है? काउंटलेस चीज़ें। तो फिर तो मिमिक भी हो गए ना, फिर तो नकल भी उतारते होगे, हाँ बड़ी जी, अच्छी, हाँ जी, है कुछ ना? सिंगर्स की भी कर लेता हूँ है मैं। ना? जैसे कि हिमेश साहब की मैं करता था जब अच्छा, मैं इंडिया में होता था। उसमें बड़े उनका टाइम भी उनके चल सामने रहा किया था कभी? था। उनके सामने नहीं। हाँ, मेरे शो में भी क्योंकि वो थे ना। वो माइंड करेगा। माइंड नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा शाय था अच्छा, और मैं बड़ा रिस्पेक्टफुल, एक मेरा हमेशा बिहेवियर होता था सबके साथ। तो इस वजह से मैं नहीं करता था, लेकिन मैं फ्रेंड्स में करता था। कभी रिग्रेट किया है क्या, क्या काश मैं ये इतना ना किसी का चेज़ा लेता या ना किसी की मजाक उड़ाता? रिग्रेट नहीं किया, लेकिन किसी ने आके कहा है कि आपने बहुत ज्यादती ये की बड़े है? बड़े समीना जी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बचपन में बड़े बड़े ख़तरनाक चीज़ें की हैं लोगों के। और बस शुक्र है कि आई बचत एम हो वेरी गई। थैंकफुल टू माई मॉम, अल्हम्दुलिल्लाह, कि उनकी जो अप्रोच थी हाँ, वो किसी और लेवल पे थी। कि ये आज अगर चीज़ें करेंगे, किसी की बददुआ लग जाए, क्योंकि बददुआ कोई दे ना दे, दिल से निकल जाए तो वो लग जाती है। तो लेकिन तो मजाक तो मजाक होता है, अच्छा, ये यही मगर चीज़ है। इतना बड़ा दिल तो होना चाहिए अगर कोई नहीं, मैं मजाक बताता कर रहा है। हूँ। ये मजाक, देखिए, मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है। तो जो चेज़ा है ना, चेज़ा इज़ जिसमें आप, बड़े इनोसेंट है चीज़ा, या ये इनोसेंट है, ये मतलब आप मजाक उड़ा नहीं रहे होते, मजाक कर रहे नहीं, हो। लेकिन चीज़े की कैटेगरीज अच्छा, आपने आपको सुनी पता नहीं है कि होगी। कहाँ पे। चीज़े बस ओहो, ना पूछो। अच्छा, एक और लेवल हो जाता है उसका, है पता ही नहीं चलता। मुझे आप मानेंगी नहीं, लाहौर में ऐसे ऐसे म्यूजिशियंस हैं, ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं। एक नाम तो ऐसा है जो मैं भी लूँगा नहीं, सब जानते हैं उनको। उन्होंने किसी का चेज़ा, मैं आपको चेज़े की नहज अच्छा, बताने लगा अच्छा, हूँ। चेज़े हाँ, कहाँ कहाँ तक होते हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, एवरीबडी नोज़ हिम। उन्होंने एक चेज़ा किया था लाहौर में। उस चेज़े में एक कपल की डाइवोर्स हो गई थी। हाँ ना, दिस इज डेंजरस। दिस इज डेंजरस। हाँ, ये तो इसकी फिर और भी बड़ी ये फिर वो हद चीज़ें को में पार किसी ने कर। किसी का सर फाड़ दिया, हाँ, हद को पार करना किसी है ने ना। किसी का होंठ फाड़ दिया, फाइट हो गई, इस लेवल की चीज़ें, ये इससे बददुआ निकलती है। तो फैसलाबाद में ट्रेंड था कि चीज़ें में इस लेवल पे जाना,
मैं कभी नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी ने कहा बेटा तुम माहौल की वजह से हाँ, ना बाज आ थोड़ा जाओ। गलत ट्रैक पे जा रहे हो, हाँ। तो अपना गौर म्यूजिक पे रख, इधर ना आ, तेरी मेहरबानी। कितनी ज़बानें बोल लेते हो? मैं माँ बोली तो पंजाबी है। पंजाबी तो हाँ। मेन पंजाबी है, उर्दू, फिर अंग्रेज- सराइकी। अच्छा, सराइकी भी? सराइकी लाइक सराइकी इसलिए भी थोड़ी बहुत समझ आ जाती है क्योंकि म्यूज़िक में सराइकी का बड़ा हाँ, अमल दखल है। मेरे पापा की बड़ी एल्बम्स आई हैं। हाँ, और सूफियों में तो सराइकी, बहुत सूफी का है। कलाम है सराइकी में। तो ये बस सराइकी में कॉन्सर्ट्स पे गाता भी हूँ। अच्छा, और कितनी ज़बानों पे गा लेते हो? मैं इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और सराइकी। सराइकी। मैंने भोजपुरी भी गाया हुआ है इंडिया में। वो उनकी बहुत बड़ा एक नाम था उनका। मगर ये फ़ायदा हो गया ना, देखो जो शख्स नकल उतारता है यस, वो फिर वो उसका कान बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग हो वो जाता है, वो सुनकार होता सुनकार है होता ना। तो अगर आप सुन सकते हैं और नकल उतार सकते हैं, इसका मतलब है फिर आपको आपके काम में ये भी काम में ये काम आया ना। ये ऑब्जर्वेंट एक बड़ी होता है, आप ऑब्जर्वेंट हो ना। ऑब्जर्वेंट हो गया, और ये बड़ी काम आती है हाँ। व्हेन वी सिंग फॉर अदर पीपल। जैसे अभी हम ओएसटी गाते हैं, ड्रामा सीरियल्स के गाने मेरे अभी भी 3-4 चल रहे हैं। तो उसमें जब अभी बुलाया जाता है तो हमें स्पेशली प्लेबैक में हमें जब म्यूज़िक डायरेक्टर कहता है कि यार ये जो गाना है आपका इस कैरेक्टर पे है, तो आपने इस कैरेक्टर को समझ के गाना है क्योंकि उस पर पिक्चराइज होना है, तो वो सूट करना चाहिए उसके कैरेक्टर पे। अब हमने उस हिसाब से गाना है कि वो उस कैरेक्टर पे वो मेरा टोन और जिस आकार में मैं गा रहा हूँ वो उस पे आना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेंट हम हो जाते हैं इस चीज़ में। ये प्लेबैक में बड़ी काम आती है ना। तो वो जो शरारत थी है ना, वो काम आ रही है ना, काम आ रही है। हाँ। शादी पे वो आई थी फिर कनाडा से 2016 में, तो उस शादी में मैं भी था। तो दैट्स वेयर आई मेट हर। और उसके बाद फिर विद इन अ मंथ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, हमने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया। अच्छा, कभी जब छोटे थे, जब टीनेजर थे, तो किसी को एडमायर करते थे कि मैं इस तरह का हीरो बनूंगा? एक्टर बनने का शौक था? एक्टर बनने का शौक था। अभी मैं आई एम डन विद 2 ड्रामा सीरियल्स मैंने किए हैं, 2011 और 12 में किया था। और अभी मूवीज़ भी मेरी साइन 2 हो चुकी हैं, तीसरी की बात चल रही है। यस। तो गाने पिक्चराइज करोगे और डांस करोगे और रोमांस करोगे? है? वाह, रोमांस भी करोगे? डायरेक्टर कराएगा तो कर लेंगे। अच्छा, जब पहली मोहब्बत कब हुई थी? कैमरे बंद करो। बेगम तक भी आएंगे। अच्छा, हाँ, पहली मोहब्बत से शुरू होके बेगम तक आएंगे। तो स्टार्ट बेगम तो कर लो। क्योंकि घर भी जाना होता है। पहली मोहब्बत, अच्छा ये मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा। ठीक है। पहली मोहब्बत मेरी म्यूजिक थी। ठीक है। मैं ये आप कभी आपको मैं अम्मी से मिलवाऊंगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा। आई वॉज अ वेरी नेक बच्चा। ठीक है। और मैं बड़ा शरीफ एक। ये नेक लोगों को भी मोहब्बत हो जाती है, कोई बात नहीं। नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन एक देखिए ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है। हाँ। अब आप अगर आजकल देख लें, 5-6 साल का बच्चा भी कहता है यार मुझे उससे मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत की एज तो नहीं है ना, हर चीज़ की एक एज है। तो मेरा जो बचपन गुजरा है उसमें बड़ी शराफत से गुजरा है। और जब मैं अभी टीनेजर ही था तो उसमें मुझे फेम मिल गया। वो अभी 10 मिनट पहले यही बात हो रही थी कि मुझे जो बॉयज़, जो हमारी यंग जनरेशन, जो लाइक एक 17-18 साल का बच्चा, एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है, 19-20 साल का जो बच्चा शरारतें करता है अपने बॉयज़ के ग्रुप्स के साथ, घूमना फिरना, गर्ल्स एंड ऑल, मुझे उसका चांस नहीं मिला। सिर्फ 2 साल मिले, क्योंकि मैं 19 साल के बाद से तो वो लाइफ शुरू हो गई। कॉन्सर्ट्स के बाद लाइक हज़ारों गर्ल्स आपके पीछे हैं और सिक्योरिटी आपको लेके जा रही है। तो ये वो एज शुरू होगी कि जब मैंने लड़कियों के आगे भागना शुरू कर दिया, फैंस एंड ऑल। तो लड़कियों के पीछे भागने का मुझे चांस नहीं मिला ज़िंदगी में। ओह, तो फिर ये बेगम कहाँ से आ गई? फिर ये शादी कैसे हो गई? नहीं, शादी तो मेरी समझ लें अरेंज प्लस नहीं, मिक्स ही था। मतलब आई सॉ हर ऑन अ फ्रेंड्स वेडिंग। और मेरी
कॉमन फ्रेंड्स थे सारे। 2016 में उनसे ये वो मिसाल जो है ना, झट मंगनी फट ब्याह, हाँ। मेरे साथ वो हुआ है। ओह 16 में मैं उनसे मिला हूँ और 17 में शादी हुई। तो ये कैसे, क्या था जो जिसने ये कहा कि यही है जिसके मेरी साथ? फ्रेंड है, हाँ, ऐसी क्या बात थी? मेरी एक फ्रेंड है, हाँ। हमारा एक ग्रुप था, उस ग्रुप में माया अली भी थी, अच्छा। एक्ट्रेस जो है। हम 3-4 फ्रेंड्स थे, अच्छा। मॉडल्स एंड एक्टर और मैं। तो उसी में मेरी जो वाइफ है उनकी एक कज़न भी, शी वाज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जो फ्रेंड्स का था। तो क्या उनसे नाम है मेरी आपकी बेगम का? सारा सारा, हाँ, मुंजो, सॉरी सारा। सारा अमानत। हाँ। तो सारा शी इज़ अ कनेडियन, तो वो उस वक्त कनाडा में थी। तो हमारे स्नैपचैट पे जो फ्रेंड्स हम जब मिलते थे जो सारे, ग्रुप था। तो हम स्नैपचैट पे पोस्ट होती थी। मेरी वाइफ जो है, शी यूज्ड टू वोट फॉर मी बैक इन 2007। मेरी पुरानी As a फैन fan. थी, यस। तो 7 में वोट किया करती थी और हम 16 में मिले हैं, लाइक 9 साल का एक उसमें गैप। तो वो मुझे बताती हैं कि मैं देखा करती थी कज़न्स की पोस्ट, वाह ये तो अमानत अली के साथ घूम रही हैं, वाह। तो फिर एक शादी थी, तो जिसपे वो भी हमारी फ्रेंड ही थी। तो उस शादी पे वो आई थी फिर कनाडा से 2016 में। तो उस शादी में मैं भी था। तो दैट्स वेयर आई मेट हर। और उसके बाद फिर विद इन अ मंथ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, हमने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया। तो उसके तो क्या parents चीज़ और अच्छी मेरे लगी थी parents। कि सोचा कि ये तो जीवन साथी हो गया मेरा? बड़ी फन लविंग नेचर थी और रिस्पेक्टफुल थी। कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में बड़ी प्रायोरिटी देता हूँ उन चीज़ों को। बड़ों का एहतराम और दूसरे लोगों का एहतराम, इंसानियत का एहसास और एहतराम बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। और फिर उसकी हंसमुख मिजाज था। मेरा छोटा भाई है ऑन अली, जो एक्टर बनना चाहता है, तो उससे मेरी बड़ी दोस्ती भी है। तो उसने भी मुझे देख के कहा था, भाई अच्छा ये वो टाइम था 2014, 15, 16 कि मैं और मेरी फैमिली हम लड़की ढूंढने पे लगे हुए थे कि अब शादी का टाइम है, अब शादी करनी है इसकी। तो छोटा भाई कहता है, मेरा नाम मानी है फैमिली में ना, मुझे अच्छा। मानी कहते हैं, मानी भाई फाइनल करो। सारा को देख के कहता है, उसको पता था मेरी फ्रेंड है, तो कहता है मैंने बड़े अच्छे लग रहे हैं, तुहाडे नाल बड़े अच्छे लगनगे। तो इस तरह से फिर बात शुरू हुई, तो फैमिलीज इन्वॉल्व हुई और सारा 17 में शादी हो गई। तो किसने प्रपोज किया था, सारा ने या तुम? मैंने किया था। किस तरह इसमें तो प्रपोज तो लड़के ही करते हैं, मैंने सुना। अच्छा, मैंने तो उस्मान को प्रपोज किया था। और क्या, इंतजार थोड़ी करते हैं, चलो, ये जो तो अच्छा बड़ी लगे अच्छी तो बात। अच्छा लगे। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? हमारी तो बहुत पुरानी शादी है, मैं तो एवर सिंस चाइल्डहुड शादीशुदा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह 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 हाँ, फॉर एवर कहते हैं ना, फॉर एवर मैरिज। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत आमीन, रखे और आमीन। खुश रखे। तो फिर किस तरह प्रपोज किया था? प्रपोज मैंने हम एक डिनर पे थे और हाँ, मैं रिंग साथ लेके गया था। है इतनी प्लानिंग? ओ, मैं बता रहा हूँ, मेरी ये झट मंगनी पट ब्याह जो है ना, इससे तो भी जल्दी होगी। अच्छा। हमारे लिए एक नई मिसाल बननी चाहिए। ये भी छोटी है। हाँ। तो एक रेस्टोरेंट पे हम खाने पे गए और रिंग मैंने बना ली थी और फिर वहाँ पे मैंने उनको प्रपोज किया। मेरे ख्याल डेट भी 14 फेब थी। ओह, डेट भी बड़ी अच्छी सी। मैं कहा चलो आज बेस्ट मौका है। तो इस तरह से हुआ है और बड़ा लाइफ में एक बड़ा सडन और बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा ये टर्न आया है और इतनी जल्दी, विद इन अ ईयर सब हुआ है शादी। नाउ आई एम अ फादर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताओ वो मोमेंट क्या था वो जब बेबी आया गोद में? बेस्ट मोमेंट। हाँ। शी वाज बोर्न इन कनाडा। अच्छा। तो मैं फर्स्ट 3 मंथ्स उनको नहीं देख सका ओह, था। तुम वहाँ नहीं थे? हाँ, मेरा एक तो कमिटमेंट्स थी, लेकिन कमिटमेंट्स का भी कोई मसला नहीं है। हाँ। मेरे वीज़ा थोड़ा सा इशू हो गया अच्छा। था कनाडा का, क्योंकि मेरे पास कनाडा के कोई 20 वीज़ाज हैं। हाँ, मैं बहुत टाइम गया लगता हूँ है shows वहाँ वोज पे। की। हाँ। लेकिन इसके लिए एक डिफरेंट कैटेगरी का मुझे वीज़ा चाहिए था, अच्छा। जो कि हम आर्टिस्ट ने, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, तो शायद उसलिए मसला हो गया, तो मैं वहाँ जा नहीं सका। सो व्हेन आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, शी वाज 2 मंथ्स। अच्छा। तो वो 2 महीने का जो टाइम है ना,
वो सिर्फ वीडियो कॉल पे और पिक्चर्स पे और उस पे देखा है मैंने उसको। इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। और क्योंकि तो वो जो लॉन्गिंग थी कि मैं जाऊं जाके बेबी को गोद में उठाऊं, उससे किस तरह, क्या बात, उसको कैसे हैंडल करते थे? बस बड़ा मुश्किल था वो टाइम स्टार्ट का, जो जब उसको वीडियो पे देखता था रोज़। लेकिन क्या करें इसमें, आई कुडंट डू एनीथिंग, आई कुडंट डू लाइक नथिंग। तो उसमें हुआ ये कि जब पहली बार देखा है तो वो जो फीलिंग है मैं वो बता नहीं सकता। जब उसको फर्स्ट टाइम लाहौर एयरपोर्ट पे मैंने गोद में उठाया है, लाइक वो एक ऐसा मोमेंट है, मुझे लगा कि आज ज़िंदगी शुरू हुई है। आई स्टार्टेड अ न्यू लाइफ टुडे। मुझे ये फीलिंग मुझे आ रही थी। सो नाउ शी इज़ 1 माशाल्लाह। अभी तो बहुत प्यारा और प्यारा वक्त आ रहा है। हाँ, ये बड़े प्यारे सी जो 5 साल स्कूल तक, ओह दे आर ब्यूटीफुल इयर्स। और बड़ा मज़ा आता है बेटियों के साथ। बेटियां रहमत होती हैं। हाँ। और और अगर वो कभी ये चाहे कि मुझे सिंगर बनना है, फिर क्या करोगे? नहीं, वो चाहेगी नहीं इंशाल्लाह। क्यों? नहीं, हमारी फैमिलीज में थोड़ा सा है ये, हम लाइक कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो चाहे, लड़कियां नहीं करती। अगर वो चाहे, चलें फिर देखा जाएगा। अभी तो 20 साल हैं 18-20 साल हैं उसमें। क्योंकि आई थिंक अब जो वक्त बदल रहा है उसमें तो लड़कियां जो हैं उनमें जो गुण है अल्लाह ने दिए हैं, उनको तो अब मौका मिल रहा है कि वो आगे बढ़ें। नहीं, मौका मिल रहा है, लेकिन आप देखिए जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई रोक नहीं है। लेकिन ये डिपेंड भी करता है कि आपके बच्चे को घर पे माहौल क्या मिल रहा है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मुझे जो माहौल मिला उसमें बचपन से रियाज और ये सारा, तो मुझे एक ऑटोमेटिकली एक चीज़ थी कि मुझे यही बनना है। बिकॉज मैं तीसरी पीढ़ी का, मैं ख़ानदान में जो मेरी फादर साइड है उसमें तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा बॉय मैं हूँ फैमिली में। तो मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे सब नाम, पिछले सब नामों को लेके आगे बढ़ना। तो इसी तरह उसको, बेटी को जब वो माहौल मिलेगा, जब मेरी अम्मी उसकी तरबियत कर रही हैं, मेरी वाइफ कर रही हैं, मेरी सिस्टर्स हैं जो स्कॉलर्स माशाल्लाह आलिमा बन रही हैं, तो उस माहौल में बड़ा असर अंदाज होता है बच्चे पे। तो इस तरबियत में जब वो पलेगी तो आई डोंट थिंक शी वुड वांट टू बिकम अ सिंगर और एन एक्ट्रेस और इधर तो। लेकिन इसमें कोई रोकथाम नहीं है। सुर तो हमारे खानदान में है। जब मेरी जो सिस्टर्स हैं माशाल्लाह वो अंदर है, कसीदा पढ़ती हैं, नात पढ़ती हैं, बड़ी सुरीली हैं मेरी सिस्टर्स माशाल्लाह। बल्कि हम सुनते भी हैं उनसे, कोई कलाम सुना दें वो फैमिली में बैठ के। तो ये सारा इस तरह है। आज कहाँ खड़े हो तुम? आज मुतमईन हो, पीछे मुड़ के देखते हो तो यू फील कि हाँ, अच्छा, मैं सही रास्ते पे हूँ, मैंने सही अपना चुना है और मैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, या अभी मंजिल दूर है? मुतमईन नहीं होना चाहिए इंसान को। मेरा जो पर्सनल जो मेरी जो सोच है, थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि मुतमईन ना होने में मेरा मतलब ये नहीं कि नाशुक्री इंसान में आ जाए। शुक्रगुजार हो अल्लाह की कि उसकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो जिस चीज़ से हमें नवाजा है, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम फॉर एवरीथिंग। और मुतमईन मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुतमईन ये मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान को मंजिल नहीं मिलनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। लोग कहते हैं ना यार मंजिल मिल जानी चाहिए, अल्लाह तुम्हें मंजिल पे पहुंचाए। मैं कहता हूँ कि इंसान को उसकी मंजिल नहीं मिलनी चाहिए। मंजिल मिलने का मतलब है फुल स्टॉप। अच्छा यार मंजिल मिल गई, चलो ठीक है यार, बैठो सुकून। मंजिल नहीं मिलेगी, आप एवरी डे ट्राई करते रहोगे बेटर होने के। और मैं फिर ये बात मैंने शाहरुख खान से सीखी थी। जब उनसे मिला हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरी सारी फैमिली। जब फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि, और वो मैं आज तक याद रखता हूँ, और मैं उससे लाइफ में सीखता भी बहुत कुछ हूँ। उन्होंने कहा था कि अपना मुकाबला लोगों से न बनाना, अपना मुकाबला लोगों से न बनाना, अपना मुकाबला खुद से रखना। कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करते कल वाले अमानत को आज वाले अमानत से बेहतर बनाना है।
जब उसको रिजेक्ट किया गया और ऑडिशंस के बाद जब वो घर गई है ना रिक्शे में अपनी अम्मी के साथ, तो वो रिक्शे में बेहोश थी, तो उसको इस तरह हिट किया था इस चीज़ ने। मैंने ये पूछना था, आपने 2 लोगों की मदद की है जिनको रिजेक्ट कर दिया था, जी जी दोनों सिंगर्स। जी जी। वो उस वक्त क्या मोमेंट था कि दिल ने सोचा कि ये कैसे रिजेक्ट हो गई है? वो उनमें क्या गुण था जो औरों को नज़र नहीं आया और आपको आ गया? असल में मुझे इसलिए भी नज़र आया, हाँ। एक फ़नी सी मिसाल है, गूंगे दी रम्ज़ नू गूंगा जाने। गूंगा जो होता है ना उसको पता होता है यार ये जो दूसरा गूंगा है। तो मैं यहाँ ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं एक रियलिटी शोज़ जो चल रहे हैं इनमें जो रिजेक्टेड जो टैलेंटेड होते हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है, उनकी जो फीलिंग है मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक रियलिटी शो से गुजरे हुए इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। मैंने 1 साल गुजारा है उस जंग में कि ये एक फीलिंग क्या आती है, इंसान के जज्बात क्या होते हैं। तो मैं कराची था, किसी शूट पे मैं गया हुआ था, वहाँ मैंने इसका ऑडिशन देखा एंड शी वाज रिजेक्टेड बाय द जजेस। अच्छा मसला ये मुझे जो जिस चीज़ ने हिट किया, सिर्फ रिजेक्शन कोई मसला नहीं है, ठीक है जजेस का एक अपना, ठीक है, जिस अंदाज से उन्होंने सुना उन पे भी ज़बरदस्ती तो नहीं है, रिजेक्ट किया जा सकता है। बट जो मुझे चीज़ जिसने हिट किया था वो ये थी कि उसको सिर्फ रिजेक्ट नहीं किया गया, उसको ह्यूमिलिएट किया गया था। ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। आप एक एक्ट्रेस हैं माशाल्लाह, आप सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है, आप ऑडिशन कर रही हैं किसी एक्टिंग रियलिटी शो के। एक एक्टर आता है बच्चा जिसने आपके सामने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, आप पे लेट्स से प्रेशर है कि मैं हूँ जो जिसका शो है पूरा, मैं आपसे कहता हूँ समीना जी इस बच्ची को सिलेक्ट नहीं करना, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप पे प्रेशर है कि इसको सिलेक्ट नहीं करना, अब आपका क्या बनता है, आप उसको सिंपली रिजेक्ट कर दें, सिंपली रिजेक्ट कर दें, बिकॉज आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको नहीं आगे लेके जा सकती। लेकिन अगर आप उसको रिजेक्ट करने के साथ साथ आप उसको बेइज्जत भी करें, नोइंग द फैक्ट कि वो टैलेंटेड आर्टिस्ट है, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? और आपके एक लफ्ज से उसकी ज़िंदगी या बन सकती है, बिगड़ सकती है। तो ये बहुत पावरफुल प्लेस है। फिर मैंने अपने मैनेजर से बात की, मैंने कहा यार ये लड़की इसको ढूंढे, मैं इसके लिए आई वांट टू डू समथिंग फॉर हर। तो वो लकीली वो फैसलाबाद से निकली, उसका बैकग्राउंड फैसलाबाद का था, मारिया मीर। फिर मेरे सुनने में ये भी आया कि जब उसको रिजेक्ट किया गया, अच्छा वो लोगों के घरों में काम करती थी, लोगों के घरों में काम करके अपना वो गुजर बसर उनका होता था, और बड़ी टैलेंटेड थी। और जब उसको रिजेक्ट किया गया और ऑडिशंस के बाद जब वो घर गई है ना रिक्शे में अपनी अम्मी के साथ, तो वो रिक्शे में बेहोश थी, तो उसको इस तरह हिट किया था इस चीज़ ने। अच्छा। मैंने फिर उसके साथ गाना किया, मैं कराची से फ़्लाइट ली, लाहौर आया मेरा अपना स्केड्यूल भी बहुत टाइट था, उसके साथ मैंने गाना किया, वो रिलीज़ किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं करना चाहता था उससे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मुझे मिला। वो ओवरनाइट 10 मिलियन व्यूज़ हमारी वीडियो के हुए, 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़, मुझे इंडिया से कॉल्स, पूरी दुनिया से कॉल्स। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो पाकिस्तान आइडल के में ना परफॉर्म करके भी शी इज़ अ स्टार टुडे। कोक फूड फेस्टिवल आजकल हो रहा है, जी जी, कराची में भी अब हुआ है, बिल्कुल, अब लाहौर में फिर हो रहा है जी। भी, तो मैं वो कर रहा हूँ। अभी परसों हम मुल्तान थे, फिर फैसलाबाद किया है, लाहौर अभी फरवरी में दोबारा हो रहा है। ये इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, बड़े बड़े आर्टिस्ट इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं इतना सेटिस्फाइड मैंने फील किया है कि मारिया मीर वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ कोक फेस्टिवल। शी परफॉर्म्ड विद मी इन मुल्तान एंड शी परफॉर्म्ड विद मी इन फैसलाबाद, एंड ये मैंने नहीं करवाया, मैं अभी कहूँ कि नहीं मैंने करवाया, नहीं, मैं उसको पिच इन करता हूँ अपने हर प्रोजेक्ट में, बट इसमें जब उसको मैंने देखा है तो आप वसीला बने ना। मेरी एक क्या फीलिंग होगी कि यार 5 साल पहले मैं सोचता था कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, और आज वो उस प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म कर रही है जिस पे हमारे सारे आर्टिस्ट खुद कॉल्स कर करके कह रहे हैं
कि हमें कोक फूड फेस्टिवल में परफॉर्म करें। मैंने कहा शी इज़ अ पार्ट ऑफ इट, सो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। और दूसरा कौन था जिसको हेल्प की थी? दूसरा तो अभी इसी 2018 में मैंने किया है, आसिफ पेंटर एक था वो, उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, पेंट करते हुए गा रहा है। अच्छा, इसकी जब वीडियो देखी तो मुझे फील हुआ कि यार ये भी एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन एक चीज़ ने मुझे रोक लिया। मैं कभी किसी को नहीं बताया, आपको बताता हूँ आज। मारिया मीर को जब मैंने चांस दिया ना, तो इसकी वीडियो के बाद ना मैगजीन्स और ब्लॉगर्स और सब ने ये चीज़ छापी कि यार गाना आया उसका, ये वो। कुछ लोगों ने इसको एक और एंगल से बयान किया जो कि विच वॉज वेरी अपसेटिंग। अच्छा। मेरे लिए बड़ा हर्टफुल हुआ। कुछ लोगों ने लिखा, ओ नहीं जी, ये इसने तो फेम के लिए किया है, अमानत को फेम चाहिए था। अब बंदा पूछे कि मैं जितना काम उसको चांस देने से पहले कर रहा था उतना ही काम आज कर रहा हूँ, जितने पैसे मैं उसके साथ गाना करने से पहले चार्ज कर रहा था कॉन्सर्ट के, उतने मैं आज चार्ज करता हूँ। तो मैंने क्यों, ये मेरा मकसद हो ही नहीं सकता। लेकिन पता है, जब भी कभी ऐसी कोई बात हो ना, उसका जवाब नहीं देना चाहिए। नहीं दिया मैंने, ना, क्योंकि आपने अपनी नीयत से किया है। सही, बस आप जानते हैं कि आपकी क्या नीयत है, और आपने उस नीयत का फल भी देखा, सही, अपने आंखों के सामने देख लिया। सो यू डोंट नीड टू आंसर, यू डोंट ओ एनीबडी एनी एक्सप्लेनेशन। मैं ये समझती हूँ। तो इसी तरह फिर सॉरी अब हाँ, तो फिर उसको तो आसिफ जो बॉय है, नेगेटिविटी से तो इस चीज़ ने मुझे रोका कि मैंने कहा यार अगर मैं इसके साथ भी अब गाना करता हूँ तो कल कोई ये ना कहे कि यार ए देखा ए भी हूँ वायरल होया तो इनू भी फाड़ लिया अमानत ने। मैंने कहा नहीं, मैं सुकून से बैठ गया। मैंने कहा लेट्स गिव इट सम टाइम एंड लेट्स सी कि इसके लिए कौन क्या करता है। मैंने 1 महीना देखा है, पूरा 1 मंथ उसका कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई बात सुनने में नहीं आई कि किसी ने उसके लिए ये किया, किसी आर्टिस्ट ने उसको चांस दिया। इनफैक्ट एक नेगेटिव चीज़ मुझे सुनने में मिली उससे पर्सनली। मैंने अली से कहा, मेरा मैनेजर जो है, मैंने कहा यार काफ़ी दिन हो गए उसकी वीडियो वायरल हुई थी, उसको कुछ फ़ायदा होना चाहिए इस चीज़ का, फाइनेंशियली भी उसको फ़ायदा हो। मैंने कहा यार इसको अप्रोच करो, इसको ढूंढो। उसने ढूंढा जी, पिंडी से लड़का था, उसके बातचीत होगी। उसने कहा, मेरे मैनेजर ने कहा अमानत बात हो गई है, उससे आपको मिलवाना है। तो मेरे मिलने से पहले मेरे मैनेजर ने बताया कि अमानत यार वो तो बड़ी 2-3 बातें उसने बड़ी हर्टफुल बताई हैं। मैंने कहा क्या? तो अब वो बात सुनिए, मैं नाम नहीं लूँगा सिंगर का क्योंकि वो फिर मसले शुरू हो जाते हैं। एक सिंगर के साथ उसका एक कॉन्सर्ट हुआ आसिफ का। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा यार किसी के लिए ही ओपनड द शो फॉर दैट सिंगर। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा चलो यार कोई तो है जिसने इसके साथ काम किया। फिर एक सिंगर की मुझे सुनने में बात आई, वो उसने खुद बताया, आसिफ ने, कहता है अली से बताया, उसने अली को बताया कि जब हमें शो के लिए बुलाया गया पिंडी से हम लाहौर आए, इसमें उस सिंगर का फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट बता रहा हूँ आपको मैनेजमेंट टीम का। कहते हैं यार हम लाहौर आके 3 घंटे हम सड़कों में घूमते रहे, ना हमारे पास कोई स्टे करने की जगह थी, ना हमें खाने वाने का पूछा गया, ना हमारी कोई कॉल उठा रहा है, जबकि हमें शो के लिए बुलाया गया है कि आपने शो ओपन करना है। पहले ये एक्सपीरियंस, फिर पैसे नहीं दिए गए, लाइक बहुत हर्ट था वो। फिर कहता है यार एक न्यूज़ निकली कि इस पेंटर बॉय का गाना इस सिंगर के साथ आ रहा है, न्यूज़ वायरल होगी। मैंने भी सुनी थी, नाम नहीं लूँगा। तो कहता है 2 दिन बाद हमें कॉल आई उस सिंगर की टीम से, और वर्ड्स क्या थे, ये क्या बकवास लगाई हुई आपने, आपको हमने कब कहा हम आपके साथ गाना करेंगे। लास्ट लाइन क्या थी, हमारी अब ये दिन आ गए हम आपके साथ गाना करेंगे, औकात देखो अपनी। ये बातें उस पेंटर के साथ हुई हैं और ये उसने खुद बताई हैं। ये मैनेजर के बाद जब आई मेट हिम पर्सनली फेस टू फेस, मुझे भी उसने बताया कि हाँ अमानत भाई ये बातें मेरे साथ हुई हैं। मैंने फिर अली से कहा, मैंने कहा नहीं यार, नाउ दिस इज़ द टाइम, अब मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने उसके लिए अपने खुद पॉकेट से एक ऑडियो सॉन्ग प्रोड्यूस करवा के उसकी वीडियो की, फिर उसको मैंने रिलीज़ किया। और उस वीडियो शूट में अगर आप उसको देख लेती, वो मेरे पैरों की तरफ ही जाया जा रहा था कि भाई, मैंने कहा भाई नहीं क्या हो गया सर, देखें मैंने
मैं महीने से इस इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे हैं मैंने, सबके चेहरे खुले, हमें ये बातें सुनाई गई, हमें सड़कों पे फिराया गया, लेकिन आप देखें आपको मेरे से कोई फ़ायदा भी नहीं है, आप अपनी पॉकेट से पैसे लगा रहे हैं, ये वो खैर। तो ये उसकी सारी स्टोरी है। तो उसका भी गाना अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पॉन्स तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव आया। आपको किस्मत इस तरफ ले जा रही है, शायद एक एकेडमी की तरफ जा रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, मेरा प्लान है अभी, है तो आप ही की शो पे अनाउंस करूँगा अभी मैं। हाँ, इंशाल्लाह अभी मेरी टीम भी इस पे काम कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा इदारा एक लाहौर में बनाऊँ जिसकी बड़ी कमी है। हमारे पाकिस्तान में 1-2 इदारे हैं। जहाँ पे लोग सीखें भी और फिर उनको प्रमोट भी किया जाए। यस, हाँ, उसमें उसमें एक होगा जिसमें म्यूज़िक सिखाया जाएगा, एक डिपार्टमेंट होगा जिसमें स्टूडियो होगा, जिसमें ऑडियो रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग्स होगी। की जाएंगी, फिर एक उसका डिपार्टमेंट ऐसा होगा जिसमें वीडियो प्रोडक्शन का काम होगा। ठीक है। तो मेरा जो प्लान है उसमें स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे फ़ैन पेज पे मिलियंस की तादाद में मैसेजेस आते हैं कि भाई वी ऑल्सो वांट टू डू समथिंग, वी ऑल्सो आई वांट टू बिकम अ सिंगर, आई वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन, आई वांट टू बिकम लाइक यू। तो उन सब के लिए अभी आई जस्ट नीड सम टाइम, तो मैं एक इदारा बनाऊंगा, तो उसमें बच्चों को सिखा के, तो एवरी 6 मंथ्स जो मेरा अभी प्लान है, एवरी 6 मंथ्स एक कंपटीशन हुआ करेगा उसी इदारे के विद इन दैट, लाइक उस इंस्टीट्यूट जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर ऑडिशन किया जाएगा, फिर कंपटीशन होगा, तो उसमें जो विनर होगा जिसको वो कंपटीशन हम दिखाएंगे नहीं, पब्लिक नहीं देख पाएगी उसको, तो उसको उस विनर को जो मुझे लगेगा इस काबिल है कि इसने अब इम्प्रूव किया है, सीखा है, तो उस विनर को हमारे अपनी प्रोडक्शन की तरफ से डिजिटल पे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो उसकी ऑडियो बनाई जाएगी और अब मेरे ही प्रोडक्शन हाउस से उसकी वीडियो बना के तो उसको हम प्रमोट करेंगे, लाइक मेरे अपने फ्रॉम माय ओन पॉकेट। हाँ, क्यों नहीं, बिकॉज पता है, तो आई थिंक आपको ले जाया जा रहा है उस तरफ, यस, है तो ना? ये मेरा प्लान है क्योंकि अगर दिल नर्म हो इंशाल्लाह। और आपका दिल करता है कि लोगों की मदद की जाए, तो फिर क्यों ना क्यों ना आप प्रॉपर एक डिसिप्लिन से लोगों को लेके चले। दुआ कीजिएगा बस। हाँ, नहीं क्यों नहीं, मुझे लग रहा है कि सिर्फ ले जाया जा रहा है तुम्हें, इंशाल्लाह। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है ज़िंदगी में जो आपका रुख मोड़ देता है जी। आप कहीं और जा रहे होते हैं मगर कुछ और हो जाता है, जैसे अब ये हो गया। अगर आप उनको ना देखते, उसको मीर को जी, मारिया को ना देखते और आपका दिल में वो ना एहसास होता, सही है ना, तो वो आई थिंक इसीलिए हुआ था कि उसने किसी और प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा चमकना था। सही, यू नो, एक दरवाज़ा बंद हो तो 100 दरवाजे खुलते हैं। हाँ, क्या बात। कामयाबी क्या चीज़ है? कामयाबी मेरे नज़दीक एक ऐसी चीज़ है जिसके 2 रुख हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, और आप उसके पॉजिटिव रुख पे चलें तो हमेशा कामयाब रहेंगे, उसके नेगेटिव रुख पे चलें तो वो कामयाबी कम अरसे के लिए होती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, मैं बड़ा सीखता हूँ इस फरमान से कि दौलत शोहरत ताकत, ये 3 चीज़ें मिलने से इंसान बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। हम समझते हैं यार वो फेम मिल गया और बदल गया, नहीं, वो बदला नहीं है, वो बेनकाब हुआ है, वो ऐसा ही था। तो इसी तरह कामयाबी भी एक ऐसी चीज़ है, तो कामयाबी जब मिले इंसान को, मेरे ख्याल से सबसे पहले इंसान को मगरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरूर इस कायनात में सिर्फ एक ज़ात ही कर सकती है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और झुके नहीं। और इसी तरह इमाम अली का फरमान है कि झुकता वही है जिसमें जान होती, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। तो फिर इमाम अली ज़मीन पे बैठा करते थे। किसी ने पूछा कि आप हमेशा ज़मीन पे ही क्यों बैठते हैं? फरमाते हैं कि क्योंकि ज़मीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं, ज़मीन पे बैठने वाला कभी गिर नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं बड़ा सीखता हूँ उन चीज़ों से। डाउन टू अर्थ रहें और झुक के बस चलते जाएं, और मैं समझता हूँ कि आप आजिज़ी में रहें तो आप बादशाह भी बन सकते हैं। इस दुनिया की कोई चीज़
ऐसी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। अगर आप नीयत अच्छी रखें और झुक के चलें तो कामयाबी के यही दो पहलू हैं। इसको आप अगर कामयाबी में अगर आप मज़ीद डाउन टू अर्थ हो जाएं, आजिज़ हो जाएं और लोगों के साथ अच्छा अपना बर्ताव रखें तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर इसको नेगेटिवली गर्दन में सरिया लेके आ जाएंगे तो फिर आप वो रुक जाती है। और कामयाबी मिलने के बाद जब खो जाए तो उसका जो दुख है ना वो समझ लें वो बर्दाश्त नहीं होता फिर इंसान से। और नाकामी क्या है? नाकामी को मैं एक बहुत बड़ा सबक समझता हूँ। नाकामी एक बहुत बड़ा सबक है टू मी। अच्छा, लोग ये भी समझते हैं नाकाम हो गए, अपनी उम्मीद छोड़ दी और बस यार अब तो कुछ नहीं बनने वाला। मेरे ख्याल से नाकामी एक सबक है और नाकामी एक स्टेप होता है टुवर्ड्स सक्सेस। नाकामी, फेलियर इज़ द की टू सक्सेस मेरे ख्याल से। तो आप नाकाम, देखिए ना, बच्चा है 6 महीने का हुआ, साल का हुआ, तो एक आप बच्चे की जो परवरिश है, बच्चे की जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो नाकामियों से भरा है। बच्चा उठ के गिरता है। अब बच्चा है लाइक साल का बच्चा है, ये फ्लावर्स उठाना चाहता है तो वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, ये उसकी मंजिल समझ लें। तो इसमें यहाँ आते आते वो 100 बार गिरेगा, चोट लगेगी, खून निकल आता है बच्चों को, सर पे चोट लग गई, तो ये सारा उसका नाकामियों का प्रोसेस है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि व्हेन ही विल बी एबल टू गेट अप एंड ग्रैब दीज फ्लावर्स, बिकॉज वो अब मंजिल पे पहुंचने के काबिल हो गया है। नाकामियों के बगैर इंसान कामयाबी पे मेरे ख्याल से नहीं पहुंच सकता। और नफरत क्या है? नफरत कभी किया नफरत? नहीं, मुझे नफरत, अच्छा मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरी जो खुदा ने शायद फितरत इस तरह बनाई है कि मुझे दुश्मनों से भी नफरत नहीं होती। मेरी जो विज़न है ना, लाइक जिस विज़न से मैं दुनिया को देखता हूँ वो बड़ा ही पॉजिटिव है। लाइक ये बात मैं हमेशा अपनी अम्मी से भी कर रहा होता हूँ कि मैं लाइक किसी चीज़ को नेगेटिव देख ही नहीं सकता। और इसका मुझे सिला क्या मिलता है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। आई एम 31 years old, आई एम 31। तो इस 31 लाइक 31 साल की उम्र में जो मैंने पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है इस पॉजिटिविटी का मुझे सिला ये मिलता है कि मेरे दुश्मन भी जो हैं वो भी मुझे प्यार करते हैं। लाइक मैं बड़ी बार ऐसा होता है, मैं मेरे दुश्मन है, मुझे पता है यार ये बंदा लाइक ही हेट्स मी, ही डजंट लाइक मी। जब वो मुझे मिलते हैं तो वो खुद कहते हैं यार तुम्हें मिलने के बाद हमें एक वाइब आती है, यू नो, एक चीज़ हमें खींचती है कि यार हम क्यों इस बंदे से नफरत कर रहे हैं। तो वो जो वाइब है वो मैं नहीं हूँ, दैट्स नॉट मी, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो जो वाइब है वो मेरे अंदर की वो सोच है, वो मेरे अंदर की वो पॉजिटिविटी है कि किसी चीज़ से नफरत नहीं करनी। तो ये मुझे इस चीज़ का फ़ायदा होता है अपनी ज़िंदगी में। सॉरी कह लेते हो आसानी सॉरी से? कह लेता हूँ, माफ़ भी कर देते हो? माफ़ करना और माफ़ी मांगना, माफ़ करना, ये रिश्तों को बचाता है। इस पे भी मैंने इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़े। मैं फ़रामीन पे बहुत चलता हूँ, अच्छा। हदीसों पे, मेरे पास बुक्स पढ़ी हुई हैं। हाँ। आपकी ज़िंदगी में बड़ा आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आप इन हस्तियों को अगर पढ़ें। जिंदगी क्या है? ज़िंदगी, कसम से आपके जो बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। ज़िंदगी एक इम्तिहान है मेरे ख्याल से। ज़िंदगी एक इम्तिहान है जिसके सब्जेक्ट्स हैं खुशियाँ, गम,
अपनों का आना जाना, हंसना, मुस्कुराना, ये सारे इसके सब्जेक्ट्स हैं। तो ज़िंदगी जो है मेरे ख़्याल से हम 4 दिन की जो हमें मिलती है ज़िंदगी, उसमें हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम इन इम्तहानों में गुज़रते हैं। तो जिसका मेरे ख़्याल से हम कितनी अच्छी ज़िंदगी हमने गुजारी है, इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें ज़िंदगी के एंड पे मिलता है कि हम इस इन इम्तहानों में कितना हम साबित कदम रहे हैं। अच्छा, इसमें इसका एक और पहलू है तो मैं समझता हूँ मेरे अपनी सोच के मुताबिक हम ये ज़रूर ये सही बात है कि हमें ज़िंदगी के बाद जो अगली ज़िंदगी है उसमें हमें सज़ा और जज़ा और सब मिलेगा जो हमने ज़िंदगी में किया। लेकिन मेरे ख़्याल से इंसान की ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने अच्छे बुरे की सज़ा और जज़ा इसी ज़िंदगी में ले लेते हैं। हमें सब यहाँ मिल जाता है। आप किसी का दिल दुखाएं, कल को आपका दिल दुखेगा। आप किसी को बुरा कहते हैं, कल को आपको भी बुरा कहेगा। तो ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि सब कुछ इसी में है ज़िंदगी में। और मौत? क्या हुआ? मौत एक कामिल नींद है। ये उसी फरमान से मैंने ये बात ली है कि हज़रत अली से किसी ने पूछा कि ज़िंदगी और मौत में क्या फ़र्क है। सॉरी, हज़रत अली से किसी ने पूछा कि नींद और मौत में क्या फ़र्क है, नींद और मौत में डिफरेंस क्या है। तो फरमाते हैं कि नींद एक नाकिस मौत है, नींद एक नाकिस मौत है, और मौत एक कामिल नींद है। मतलब इसकी अगर आप इल्लतें इस फरमान की अगर खोलें तो एक लंबी, मतलब एक चीज़ से चीज़ से चीज़ से चीज़ खुलती जाती है कि नींद एक नाकिस मौत है और जो मौत है वो एक कामिल नींद है। तो मेरे ख्याल से मौत के बाद जो असल ज़िंदगी है वो मौत के बाद शुरू होती है। मैंने जितना पढ़ा है मुझे ये समझ आया कि जो असल ज़िंदगी है मौत के बाद शुरू होती है। तो ये अल्लाह ने भी फरमाया है कि ये जो ज़िंदगी जिसको तुम समझ रहे हो ना, ये ऐशो आराम और ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी तुम्हारी मौत के बाद शुरू होगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक और फरमान है, जाते जाते सुनाऊँ। हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर इंसान को मौत के बाद की ज़िंदगी का पता चल जाए, अगर इंसान को मौत के बाद की ज़िंदगी का पता चल जाए तो इंसान जीना छोड़ दे। मतलब वो क्या है फिर ऐसा, वो हम नहीं जानते। हो न जाने किसकी बात हो रही है कि हमें अगर पता चल जाए कि मौत के बाद ये आ रहा है तो हम कहेंगे यार ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, हम जीना छोड़ देंगे। ये चीज़। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा तुमसे बहुत अच्छा मिलकर। लगा। और मैं दुआ के साथ तुम्हें जाने दूंगी कि तुम्हारी एकेडमी बने और तुम्हारी सारी जो तुमने लिस्ट बनाई है ना वो सब कर पाओ।